वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सीरीज। इस एपिसोड में एक सिचुएशन डिस्कस करेंगे जहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग रिंग को अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुश कर रहे हैं और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कम्प्लीटली एंटर करती है प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बढ़िया मल्टीपल करेक्ट वाला बन सकता है क्वेश्चन और एक पैसेज भी बनाया जा सकता है या फिर एक कॉलम मैचिंग के लिए बढ़िया कंटेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिज्म और रोटेशन दोनों के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एपिसोड को एंड तक देखिएगा और ये आपके लिए यूज़फुल लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर हमें समझ ही नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमें स्टार्ट ही समझ नहीं आती। तो मैं उन सब के लिए एक बढ़िया सीक्रेट बताता हूँ कि फिज़िक्स के अंदर आप कभी भी मैथमेटिक्स की तरफ रस मत करो। पहले आप सिचुएशन में देखो कि क्या फिज़िक्स इन्वॉल्व इसमें, फिर आपको जब ज़रूरत लगे तभी आप मैथमेटिकल एनालिसिस पे जाओ। पहले आपके सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व फिज़िक्स को समझो। जैसे इस प्रॉब्लम में बात करते हैं, हमारे पास एक रिंग है और ये नॉन कंडक्टिंग है और आप इसे पुश कर रहे हो, मतलब इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, राइट। और आपको पता है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर लेती है, कंप्लीटली एंटर होने के बाद में ये रोलिंग मोशन के अंदर आ जाती है। ये मेंशन है कि नहीं, ये रोलिंग मोशन में आ गई। और रोलिंग मोशन का मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल दोनों इन्वॉल्व है। ये रिंग आगे भी बढ़ रही है, एट द सेम टाइम अपनी एक्सिस पे घूम भी रही है। यदि घूम रही है तो रोटेशन को लेके तुरंत एक दिमाग में आना चाहिए कि बॉडी पहले नहीं रोटेट कर रही थी और अब कर रही है। इसका मतलब एक टॉर्क रहा होगा जिसने इसको रोटेशनल मोशन में लाया होगा। सीधी सी बात है, बिना टॉर्क के तो ये रोलिंग नहीं कर सकती। तो अब देखते हैं भी टॉर्क कौन लगा सकता है, क्या हुआ होगा। ठीक है, तो एक अपन इसमें टॉर्क वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। समझ रहे हो, अभी मैं बात कर नहीं रहा हूँ टॉर्क की, हम पहले देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। तो एक तो मुझे टॉर्क के बारे में सोचना पड़ेगा और ये टॉर्क 100% नॉन जीरो होगा। ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ज़ीरो होगा तो ये रोटेशनल मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी। दूसरा हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे अभी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास और कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है और ये रोटेशन में आई है तो ये टॉर्क किसने इन्वॉल्व किया, वो अपन मैथमेटिकल पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा एनर्जी वाले पार्ट पे बात करूँ। इस मोमेंट पे आप बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², जहाँ पे स्पीड है v0। बढ़िया है। यहाँ पे रोलिंग मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी के दो सेगमेंट होंगे। एक आपके पास सपोज इसकी स्पीड v मान लेता हूँ, एंगुलर स्पीड ओमेगा मान लेता हूँ, तो आप बोल सकते हो कि एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और एक आपके पास रोलिंग मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी 12IC⍵²। बढ़िया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अलावा एक और चीज़ पे आपका ध्यान जा सकता है। वो चीज़ ये है कि हमारी जो रिंग है नॉन कंडक्टिंग वाली, इस रिंग पे एक चार्ज है और हमारी रिंग रोटेशनल मोशन में, और रोटेशनल मोशन में होने की वजह से आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंट करंट की बात करेंगे और इस इक्विवेलेंट करंट की वजह से हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर सकते हैं और एम वेक्टर की डायरेक्शन आप पता कर सकते हो सेंस ऑफ रोटेशन देख के। और एम वेक्टर की डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू ये आपको पता है NIA वेक्टर, इस तरीके से रहेगा। और इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी की अपन मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं जो होती है हमारे पास -m⍵.B। ठीक है, तो ये आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए अपन लिखते हैं। ठीक है, और आपके पास एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। तो ये वो एनर्जी है जो आपके दिमाग में ज़रूर आएगी। अब मेरा
इस पूरी प्रॉब्लम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर आ रहा हूँ। भाई पूरा ध्यान रखिएगा, यहाँ बिल्कुल भी आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए। ये बताओ कि स्टार्टिंग के अंदर यदि टोटल एनर्जी की बात करें तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि ये एनर्जी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में एनर्जी की बात करें, जैसे ही कंप्लीटली एंटर हो गई तो एक तो आप कहोगे इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और आप मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करो तो ये हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी क्या सिर्फ काइनेटिक होगी या काइनेटिक प्लस ये पोटेंशियल होगी? यानी कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी इस प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी। तो पहला जो हमारा नेचुरल इंट्यूशन होता है ना, तुरंत बोलते हैं कि भाई सर काइनेटिक है पोटेंशियल है दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगी। बचपन से ये रटता है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल हो जाता है। अच्छी बात है। फिर मेरे को एक और चीज़ बताओ, यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और तो कोई नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनलेस टेबल है तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा है, नॉर्मल फोर्स की वजह से आपस टॉर्क भी नहीं आएगा, घूमेगा भी नहीं। तो ये आपके पास यदि आप टोटल एनर्जी में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो भाई किसी ने वर्क डन किया होगा। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन हम जीरो लिखते हैं। मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो लिखते हैं, और वर्क डन जीरो लिखते हैं और बोलते हैं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स की प्रेजेंस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो फिर ये कैसा लोचा है? हम इसे लिखें कि ना लिखें? आप समझ रहे हो ना कि आपको ये पोटेंशियल एनर्जी को टोटल में लिखनी है या नहीं लिखनी है? नहीं लिखनी है तो क्यों नहीं लिखनी भाई? ये एनर्जी कहाँ गई? हम पढ़ता है ना कि मैग्नेटिक डाइपोल के पास इतनी एनर्जी होती है। यदि नहीं लिख रहे हैं तो छोड़ने के पीछे एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, और यदि लिख रहे हैं तो फिर इस कॉन्सेप्ट का क्या करें कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आपके पास कोई वर्क डन नहीं होता मूविंग चार्ज पे। आप देख लो यहाँ पे जो भी घूम तो चार्ज ही पार्टिकल रहा है ना। यदि चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो चार्ज पार्टिकल पे फिर इसका क्या हो गया? ठीक है, अब आते हैं इसके आंसर पे। आप कन्फ्यूजन समझ गए होंगे, तो अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट था भाई। तो इसका सॉल्यूशन ये है और आंसर ये है कि भाई ये वाली पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं लिखोगे, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब तो बस एक ही डाउट बचा, सर आपने बोल दिया टोटल कांस्टेंट रहेगी, अब बस ये बता दो इस पोटेंशियल का क्या हुआ। ठीक है भाई, तो मैं इसका आंसर देने से पहले ना एक और सिचुएशन बताता हूँ। आ जाएंगे इस आंसर पे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से देखिए, जल्दबाजी का काम नहीं है भाई। आप नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल क्यू है इसको वी वेलोसिटी देते हो, और ये आपके पास सोचो यहाँ पे अचानक सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेता है। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के परपेंडिकुलर है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए। तो जैसे ही एंट्री लेता है आप राइट हैंड पाम रूल से इस पर फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हो कि राइट हैंड पाम रूल से फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की, और ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा। हालांकि बेचारा पूरा सर्कल नहीं बना पाएगा, आधा सर्कल ही बनाएगा, लेकिन अंदर ये सर्कुलर ट्रैक पे जब तक अंदर है, और आपको ये पता है कि वापस बाहर वी स्पीड से निकलेगा। इनफैक्ट अंदर भी इसकी स्पीड वी रहेगी। अच्छा, अंदर ये रोटेट तो कर ही रहा है ना, क्या सिंगल चार्ज की वजह से अपन ने इक्विवेलेंट करंट नहीं बोली थी? बिल्कुल बोली थी। हमने सिंगल चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इक्विवेलेंट करंट निकाल के मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, और उसको एक और तरीके से रिलेट किया था कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो चार्ज डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ मास होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, याद आ रहा है। तो उस मोमेंट पे इस एनर्जी को अपन क्यों भूल गए भाई? हाँ, अब थोड़ा सा डाइजेस्ट हो रहा होगा। वहाँ पे अपन इस एनर्जी को भूल गए थे, भूले थे कि नहीं भूले थे? तो यहाँ भी अपन भूल सकते हैं। अब आता ठीक है सर आपने बता दिया भूल गए, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कब भूलना है और कब नहीं भूलना है? ठीक है, तो देखो भाई, ये जो एनर्जी है ना, ये कोई सेपरेट एनर्जी नहीं है, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ही है। बस इस काइनेटिक एनर्जी को रोटेट करवाने का काम अभी मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है,
इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपना वर्चस्व दिखाता है या क्लेम ठोकता है कि ये एनर्जी ससुरा हमारी है। आपको भरोसा नहीं होता, आप इस फॉर्मूले से एनर्जी निकालना। ये एनर्जी ½mv² की इक्वल आएगी, नहीं आ जाए तो बता देना, फिर आपको लगेगा अच्छा ये हुई बात। आप समझ रहे हो ना बात को। ये काइनेटिक ही है लेकिन मैग्नेटिक इसको घुमाने का काम कर रहा है। इस वजह से आप इस एनर्जी को, आप यदि बोल रहे हो कि मैग्नेटिक घुमा रहा है, तो मैग्नेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहो तो आप इस फॉर्मूले से भी एनर्जी निकाल सकते हो। ये दोनों इक्विवेलेंट है। समझ में आई बात। तो जब भी यदि आप कहीं भी बोलते हो कि ये एक एनर्जी होनी चाहिए, तो आप सबसे पहले ये देखो कि भाई ये एनर्जी होगी तो कोई तो देने वाला भी तो होगा ना। यदि किसी के पास एक एनर्जी आती है तो कोई एक दूसरा देता है, तो ये एनर्जी दे कौन रहा है? यहाँ पे तो कोई एनर्जी देने वाला है ही नहीं, तो ये एनर्जी जैसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे इस प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं ना, वहाँ तो क्या है थोड़ा करंट वगैरह से आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो। यहाँ ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझ आता है कि यहाँ कोई एनर्जी दे ही नहीं रहा है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी आ नहीं सकती ना। तो यही वो काइनेटिक है जिसको आप मैग्नेटिक समझने की गलती कर रहे हैं। ये बात कुछ वैसे ही है काफ़ी हद तक समझने के लिए कि आपका सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता, कोई एक फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल का काम करेगा। इट इज़ नॉट ए फोर्स। सेंट्रीपिटल हमारा फोर्स नहीं होता, कोई दूसरा फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल का काम करता है। जैसे फंडामेंटल फोर्स में हमारे पास ग्रेविटेशनल होता है, हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, तो ये बोलना कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये तो बेवकूफ़ी है ना। एग्जैक्टली वो भी आप यही कर रहे हो एनर्जी को लेके, कि हम ये बोले कि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक के डिस्कशन का कंक्लूजन पार्ट ये है कि बॉडी आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन से रोलिंग मोशन में आई है, यानी कि एक रोटेशनल वाला भी और पार्ट आ गया है। तो इस वजह से यहाँ पे टॉर्क ज़रूर लगा होगा और वो टॉर्क आपके पास नॉन जीरो रहा होगा। दूसरी बार हमने ये बात कही कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। सही बात है। और यहाँ पे एक एनर्जी को लेके और स्टेट बोलूँ, ये जो आपस जब रोलिंग मोशन होता है ना, क्या उस मोमेंट पे आप एनर्जी को ½mv² लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इवन वो ही होता है। ये जो अपन दो सेगमेंट में बोलते हैं ना, यदि आप रोटेशनल वाली दोबारा डेरिवेशन को देखना, ये ½mv² से ही डिराइव हुआ है। समझ रहे हो ना। यहाँ पे सारे पार्टिकल की स्पीड v नहीं है, सारे पार्टिकल की स्पीड के अकॉर्डिंग ½mv² को ये ऐड करते रहते हैं सारे सेगमेंट को, तो ये दो एक्सप्रेशन मिल जाती है। तो ये नहीं कि एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हम रोटेशन में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। बट मैंने इसलिए बताया कि ये थोड़ा सा और ईजी और डाइजेस्ट होने में कि पोटेंशियल वाले पार्ट को क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दो आपके पास पार्ट है जिन पे हमें फोकस करना है। अब अपन आते हैं मैथमेटिक्स पे। ठीक है, अब मैथमेटिक्स आपको आसान लगेगी, बिल्कुल ईजी, हमारे सारे पार्ट आ जाएंगे। पहले तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करते हैं। स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी ½mv²। बाद की काइनेटिक एनर्जी को दो पार्ट में लिखा जा सकता है, ½mv² प्लस ½IC⍵²। और प्योर रोलिंग की वजह से आपके पास v और ओमेगा में रिलेशन बता सकते हैं, v = r⍵। ये प्योर रोलिंग की वजह से अपन बात कर रहे हैं। प्योर रोलिंग मोशन की वजह से v और ओमेगा में रिलेशन। एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जैसी वैल्यू पुट करेंगे हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग का ये ½mv² = ½mv², और आप ओमेगा की जगह लिखना चाहोगे तो ये आपके पास बन जाएगा ½ IC की वैल्यू अपन लिख सकते हैं रिंग के लिए mr² होती है, और ओमेगा की जगह v²/r² आ जाएगा, ω² की जगह आ जाएगा। तो ये r² कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये 1/2mv², ये ½ mv²। आगे वाले भी ½ mv² है तो इसको ट्वाइस कर देते हैं।
ठीक है, ये m से m कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, और हम लिख सकते हैं हमारा जो v नॉट है इट इज़ √2 टाइम्स v। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ओमेगा की बात की जाए कि जैसी अंदर एंट्री होगी, कंप्लीट एंटर होने के बाद में जो ओमेगा है वो लिख सकते हैं v/r। v बोले तो v नॉट डिवाइड बाई √2, तो ये आपके पास ओमेगा होगा। फाइनल एंगुलर स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों की अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे वाले पार्ट पे देखते हैं। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई और वी नॉट, ये वी की वैल्यू आप वी नॉट के टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये पूछा नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मल्टीपल करेक्ट की फॉर्म में लाके ओमेगा के बारे में बात की जा सकती है। ओमेगा के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत ईजी पार्ट है। यहाँ जो पार्ट पूछा वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। वो है कि इस रिंग पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल क्यू, और ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है ये हमें पता करनी है। ठीक है, अब उस सेगमेंट पे अपन बात, अब अपन टॉर्क वाले सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। तो टॉर्क वाले सेगमेंट में सबसे पहले दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि टॉर्क किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें। करने को आप किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपके लिए मैथमेटिकल पार्ट ईजी हो ऐसा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो जो जनरल हमारे दिमाग में थॉट आते हैं वो यही होते हैं कि भाई या तो अपन ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि इस सेगमेंट पे बात करें, एक तो ये आता है। दूसरा हमारे पास ये आता है कि अपन सेंटर ऑफ मास को ले ले, ठीक है। और तीसरा है कि हम कहीं और पॉइंट ले ले भाई, ठीक है। तो अपन 1 बाय 1 सब पे बात करते हैं कि कहाँ से लेना चाहिए, किधर से लेना नहीं चाहिए। वैसे टॉर्क के बारे में मैंने बहुत ही प्यार से बात की थी रोटेशन वाले चैप्टर में, और जो भी मिसकंसेप्शन वाले पार्ट थे उनको एकदम बेसिक से समझाया था। इस प्रॉब्लम में उन सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेना चाहूँगा, C डैश इन ए स्पेस जस्ट बिलो C, इन ए स्पेस जस्ट बिलो C, सेंटर के बिल्कुल नीचे। अब आती है सर क्या बात, आप वहीं सेंटर के नीचे क्यों ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास को ले लो। तो भाई जब तक आपका रिंग अंदर जा रहा है, हमारे सेंटर ऑफ मास की स्पीड कम हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और आपके टॉर्क के अंदर सूडो फोर्स की वजह से टॉर्क लेना पड़ेगा जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये रीज़न है। दूसरा जिसके दिमाग में लग रहा है सर ये वाला पॉइंट, तो पहली बात तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन भी नहीं है, क्योंकि अब तक ये प्योर रोलिंग में नहीं आया। कंप्लीट एंटर होने के बाद में ये प्योर रोलिंग में आएगा, तब तक आप ये भी बात नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने इन दोनों पॉइंट को कंसिडर नहीं किया। यदि आपने इन्हीं पे फोकस करके प्रॉब्लम को ट्राई किया होगा तो आपको बहुत दिक्कत आई होगी, नहीं तो फिर आपने कुछ गलत लिखा होगा। ठीक है, मैंने पॉइंट कहाँ लिया है, ये एक स्पेस में पॉइंट लिया है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के नीचे है। सेंटर ऑफ मास के नीचे होने का बेनिफिट है कि अब मेरे पास सूडो फोर्स के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास इनर्शियल फ्रेम हो गया। बढ़िया। किसी मोमेंट पे थोड़ा सा मैं ना डायग्राम को जूम करके बता देता हूँ। एक जनरल इंस्टेंट पे बात करते हैं, जब ये इतना x डिस्टेंस अंदर आ चुका होता है, उस मोमेंट पे यहाँ लेट सपोज मैं इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ जो यहाँ से थीटा एंगल पे d थीटा विड्थ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक एलिमेंटल चार्ज आएगा dq आएगा। इस एलिमेंटल चार्ज की एक वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कितनी होगी, इस एलिमेंटल चार्ज की वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट लिख सकता हूँ। एक कंपोनेंट ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इधर आएगा, जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या फिर इस रिंग के सेंटर की वेलोसिटी v की इक्वल होगा। मैं ये v किसी जनरल मोमेंट पे ले रहा हूँ, फाइनल वाली नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, ये रोलिंग मोशन में आने की वजह से एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी आपके पास वेलोसिटी रहेगी, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं लिख सकता हूँ R मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। अगेन ये ओमेगा जो फाइनल ओमेगा वो नहीं ले रहा हूँ, इसी जनरल मोमेंट वाला ओमेगा ले रहा हूँ, ठीक है। जब ये x डिस्टेंस अंदर एंटर हो चुका है उस मोमेंट पे ये दो वेलोसिटी लिए, इसकी फाइनल जो ओवरऑल वेलोसिटी रहेगी ना वो इन दोनों के बीच में आएगी। मैं उसमें बात नहीं करना चाह रहा हूँ,
क्योंकि फिर आप जो फोर्स लिखोगे ना मैग्नेटिक फोर्स, वो फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। या फिर मैं ऐसा काम करूँ कि इस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स सेपरेट लिखूँ और इसकी वजह से सेपरेट लिखूँ, ये भी बढ़िया तरीका है, हाँ या ना। तो यहाँ पे जब अपन टॉर्क की बात करेंगे ना, जब मैं बात कर रहा हूँ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू सी डैश, सी डैश से जब मैं टॉर्क की बात करूँगा तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, 1 बाय 1 सारे फोर्स को मैं पूछूंगा भाई तुम्हारा क्या हाल है। जैसे एक तो mg लग रहा है, तो mg की वजह से टॉर्क कितना होगा या होगा नहीं होगा उस पर बात करूंगा मैं। सी डैश के रिस्पेक्ट में mg की वजह से टॉर्क की बात करूंगा। दूसरा यहाँ पे ये कांटेक्ट में आने की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, तो मैं नॉर्मल फोर्स की वजह से भी टॉर्क के बारे में एक बार सोचूंगा। फिर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, और उसको मैं 2 सेगमेंट में लिख रहा हूँ भाई। आपके पास ये मैग्नेटिक वाले टॉर्क में 2 सेगमेंट में लिख रहा हूँ। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन वाली वेलोसिटी की जो फोर्स होगा उसकी वजह से, दूसरा आपके पास रोटेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है यानी आर ओमेगा, इस आर ओमेगा की वजह से जो आपके पास फोर्स लगेगा उसका टॉर्क। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे पार्ट को डिवाइड मतलब अलग अलग पार्ट में कर रहा हूँ। अब आप आंख बंद करके बता सकते हो कि सर mg की वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सी डैश से पास हो रहा है। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स का भी यही हाल है, इसकी वजह से भी नहीं आएगा। अब बाकी इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अब आप आर ओमेगा की वजह से बताओ, इस आर ओमेगा की वजह से फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी। आप राइट हैंड पाम रूल लगा के देख लो, आपका थंब ऊपर की तरफ प्लेन के बाहर, और सॉरी ये फिंगर्स और ये थंब आपके पास आर ओमेगा की डायरेक्शन में, तो आपके पास जो पाम फेस आएगा वो सेंटर से पास होगा, तो इसकी वजह से भी हमारे पास कोई टॉर्क नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि सी डैश से भी पास होगा, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो जो भी टॉर्क की कैलकुलेशन होगी इसके लिए मुझे बस सी के ये जो ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी है इसके बारे में सोचना होगा। और ये अच्छी बात है कि जो भी जितना पार्ट अभी रिंग का अंदर है ना, उन सब की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इक्वल है और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अरे समझ में आ रही बात। अब इसकी वजह से हम बात करेंगे फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, फिर टॉर्क की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको वापस से जूम आउट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक का पार्ट्स में आया। अब आप देखो इसकी वजह से क्या फोर्स इधर लगेगा। वैसे आप एक काम और कर सकते थे, इस वीक के 2 कंपोनेंट ले सकते थे यदि किसी को दिक्कत हो रही हो तो। ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? अब राइट हैंड पाम रूल लगा के देख लो भाई। ठीक है, और ये फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, क्या इस मैग्नेटिक फोर्स को मैं लिख सकता हूँ Q, ये एलिमेंटल चार्ज है तो एलिमेंटल चार्ज dq, V ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो QVB, इतना फोर्स लगेगा। और जब टॉर्क की बात करेंगे, इस फोर्स की वजह से चार्ज एलिमेंटल होने की वजह से एक एलिमेंटल टॉर्क लगेगा, और इस एलिमेंटल टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा FB मल्टीप्लाई बाई R कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? R कॉस थीटा, और DQ की पोजीशन चेंज होने पे थीटा चेंज हो जाएगा, और थीटा के चेंज होने से R कॉस थीटा चेंज होगा। तो सारे ये एलिमेंटल सेगमेंट का टॉर्क में कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। मान लेते हैं ये जो एंगल है ना, ये एंगल अभी हाल फिलहाल ये एंगल θ1 मान लेते हैं। θ1 किसको माना समझा रहे हैं? तो ये वाला भी θ1 ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अपन थोड़ा टॉर्क की कैलकुलेशन आते हैं। अब मैथमेटिकल पार्ट पे बात करते हैं। तो फिजिक्स वाला सेगमेंट समझ गए, अब मैथमेटिकल वाला। यहाँ पे जो DQ लिखा हुआ है, आप DQ को 2 तरीके से लिख सकते हो। DQ का आप बोल सकते हो भाई ये जो Q चार्ज है टोटल लेंथ 2πr पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई भी ये लेंथ। या मैं सीधा ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये जो Q चार्ज यदि टोटल मानता हूँ तो Q चार्ज आपके पास 2π एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एंगल लिया d θ, तो d θ की बात हो जाएगी। चलेगा? ठीक है भाई, ये एंगल आ गया। अब अपन जो टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क की आप डायरेक्शन भी देखना चाहो तो आप
डायरेक्शन लगा के देख लो तो आपके पास एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, हाँ कि ना। ये टॉर्क आप सेंटर से देखो सी डैश है तो ये क्लॉकवाइज आपको रोटेट करता हुआ नज़र आएगा। बढ़िया है। अच्छा, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं अपन सारी। तो एफ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है वी बी, डी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन 2 पाई डी थीटा, और ये आर कॉस थीटा। अभी इस मोमेंट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, जो टोटल टॉर्क लग रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। जब ये एक्स डिस्टेंस अंदर एंटर कर चुका है तब की बात करें तो टोटल टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल टॉर्क किसी मोमेंट पे जब ये एक्स डिस्टेंस अंदर चला गया, टॉर्क एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये आप पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ। लिख सकते हैं यहाँ पे ये बी स्मॉल क्यू कैपिटल आर, ये बाहर आ जाएगा ना, नीचे 2 पाई भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, क्या इस v को बाहर लेना चाहिए? तो जितने भी आप डी क्यू लोगे सबकी स्पीड इक्वल है, तो v भी हमारे पास बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर सिर्फ हमारे पास बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट की बात करोगे तो इसे रेफरेंस मानते हुए मैंने एंगल लिखा है ना थीटा, तो लिमिट आपके पास -θ1 से +θ1 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कुछ पार्ट मिसिंग तो नहीं हुआ ना अपन ने? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, तो यह आ जाएगा बी क्यू कैपिटल आर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 2 पाई, ऊपर वी, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और अब अपन इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट से कितना बन जाएगा हमारे पास? तो टॉर्क जब ये एक्स डिस्टेंस अंदर जाएगा तो हमारे पास रहेगा बी स्मॉल क्यू आर वी अपॉन 2 पाई, और ये साइन θ1 माइनस साइन माइनस θ1, तो माइनस आगे ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन θ1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टॉर्क एट ए जनरल डिस्टेंस x ये आ जाएगा आपके पास क्यू बी आर वी अपॉन पाई साइन θ1। थोड़ा सा रुकिएगा भाई, यहाँ पे इस सेगमेंट पे अब हमारे पास टॉर्क θ1 का फंक्शन आ गया, साइन θ1 का बात की जाए तो, और साइन θ1 की वैल्यू इस ट्राइंगल से आप बता सकते हो। यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल के अंदर आप, ये θ1 एंगल है बेटा, तो साइन θ1 आप यहाँ पे लिख सकते हो। और मुझे क्या है कि टोटल टॉर्क चाहिए ना, तो फिर अपन अभी ये क्या निकाला, ये इस मोमेंट पे टोटल टॉर्क निकाला जब ये एंटर हो रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में x 0 रहा होगा और एंटर होते तो जैसे x की वैल्यू 2r होगी, तो x की वैल्यू 0 से लगा के 2r तक कितना टॉर्क है, अब अपन उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक, थोड़ा जल्दी समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा एक ट्राइंगल बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी सिचुएशन में ट्राइंगल बन रहा है ऊपर, ये कैपिटल आर है, ये हमारे पास θ1 है, और ये वाली डिस्टेंस अपन लिख सकते हैं r-x। हाँ या ना? ये लिखेंगे, देख लीजिए भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो ये लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और इस लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ r² r-x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, टॉर्क हमारे पास आएगा क्यू बी कैपिटल आर वी अपॉन पाई, and this sin theta can be written as perpendicular, that is square root of r² minus r-x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनिस दैट इज कैपिटल आर, और इस कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया टॉर्क इस मोमेंट पे। अब थोड़ा एक और बात करते हैं। अभी एक, ये हमारे पास टॉर्क है किसी एक जनरल मोमेंट पे c डैश के रिस्पेक्ट में, तो क्या अपन टॉर्क को
ये आपके पास ग्राउंड पे है, तो अपन टॉर्क को ऐसा नहीं लिख सकते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डैश मल्टीप्लाई बाई अल्फा, लिख सकते हैं ना। और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई अल्फा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डैश के रिस्पेक्ट में ये सेंटर से ही तो पास हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास mr²। और अल्फा की जगह क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड डी ओमेगा बाई डी टी, लिख सकता हूँ ना। तो ये क्यू बी वी डिवाइड बाई पाई, और अंदर हमारे पास ये बचेगा r² माइनस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे dt को मैं उधर भेजता हूँ और इधर सिर्फ डी ओमेगा रखते हैं, तो डी ओमेगा हमारे पास आ जाएगा क्यू बी अपॉन mr² पाई, ठीक है। और बचेगा यहाँ पे v, और पूरा ये जो रूट के अंदर वाला नज़ारा है r² माइनस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बचेगा dt, राइट। थोड़ा सा ऐसे लिख के देखो तो v dt क्या हो जाएगा, v dt आपके पास उस छोटे से मोमेंट पे स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, क्या इसको चेंज इन x के नहीं लिख सकता, dx, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई dt, तो सेंटर ऑफ मास dt टाइम में कितना आगे बढ़ा, तो वही तो x के अंदर चेंजेज आएगा। x क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंट्री लिया है, तो x किस रेट से चेंज होगा, v से तो चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं इस पूरे को dx लिख सकता हूँ। और नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन पाई mr², और ये इधर इंटीग्रेशन पूरा स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, r² माइनस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। लिमिट जब x 0 था, ठीक है, उस मोमेंट पे ये कहीं रोटेट नहीं कर रही थी, तो ओमेगा 0 था। जिस मोमेंट पे ये आपस कंप्लीटली एंटर करेगी, x की वैल्यू ट्वाइस ऑफ r बन जाएगी, उस मोमेंट पे फाइनल एंगुलर स्पीड को मैं ओमेगा नॉट मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू इस इंटीग्रेशन से आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू इस इंटीग्रेशन से आ जाएगी। और इस पार्ट को आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो देखते हुए, इस पार्ट को मैं इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले एक जो दिमाग में थॉट आता है कि यार क्यों नहीं अपन अंदर वाले r माइनस एक्स को एक नया वेरिएबल मान ले, हाँ है ना, r माइनस एक्स को एक नया वेरिएबल मानते हैं और फिर इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं। अब अपन थोड़ा जल्दी जल्दी मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। इंटीग्रेट के लिए मैं सिंपल r माइनस एक्स की जगह t रख दूंगा, और फिर उसके बाद में दोबारा से एक और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t की जगह r साइन अल्फा पुट करेंगे। यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर अल्फा जो बनेगा उसको सॉल्व करने के लिए 1 + cos 2θ वाला फॉर्म लगाएंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट का वो रहेगा πr²/2। तो मैं इसको सीधा ही पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो ओमेगा बनेगा वो बनेगा क्यू बी अपॉन पाई mr² मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास आ रहा है πr²/2, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो फाइनल ओमेगा हमारे पास आएगा, ये फाइनल ओमेगा आएगा आपके पास v0 डिवाइड बाई √2 टाइम्स r, इतनी आना चाहिए था। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा q से q, और एक हमारे पास ये r² था ना पहले से ही, तो ये r² से r² भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ जो q की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगा, वो बचेगा m v0, और ये 2 उधर जाएगा तो नीचे √2 है तो √2, और ये इधर से RB। तो ये हमारे पास फाइनल चार्ज की बात आ जाएगी, जो फाइनल इस पे रिंग पे चार्ज होना चाहिए विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इतना होना चाहिए √2 टाइम्स mv0 अपॉन RB। इतना चार्ज होगा तो जैसे ही रिंग
आपके पास कंप्लीटली एंटर होगी, तुरंत प्योर रोलिंग में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क की कैलकुलेशन में मैथमेटिकल पार्ट ज़रूर इन्वॉल्व है, बट नथिंग बियॉन्ड जेई एडवांस लेवल। तो इस एपिसोड में उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ख्याल रखिए और ज़िंदा रहिए।